हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 44 के बारे में। और बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में जो हमारे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब वाले कॉन्सेप्ट थे, मतलब कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ चलेगा, उसके ऊपर ही एक और न्यूमेरिकल सीरीज़ है। अब तक हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा, बेसिक क्वेश्चन सीरीज, एडवांस क्वेश्चन सीरीज, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज वगैरह देखे। आज एक और उसी का क्वेश्चन सीरीज है, लास्ट क्वेश्चन सीरीज है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब का। इसके बाद हम मीटर ब्रिज स्टार्ट करेंगे। तो आज ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है क्योंकि सब कुछ बता चुके हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह पिछले लेक्चर्स में। थोड़ा बहुत बचा था तो सोचा आज इसको पैक कर दिया जाए, इस टॉपिक को, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी भूतिया रात में। हाँ भाई, चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो मान लेते हैं ना, हमको 3 बल्ब दिए गए हैं। ठीक है, बोले तो 3 बल्ब दिए गए हैं। एक बल्ब मान लेते हैं हमारा 40 वाट का, एक बल्ब मान लेते हैं 60 वाट का, एक बल्ब मान लेते हैं 100 वाट का। ठीक, मान लेते हैं 3 बल्ब हमको दिए हैं टिंगू से, टिंगू टिंगू टिंगू, ऐसे टिचिक टिचिक टिकिंग डिंग डिडिंग 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 डिंग। ठीक है, ये पहला बल्ब, इसका पावर हम मान लेते हैं हमको 100 वाट दिया गया है। ठीक है, मतलब भैया इसका पावर हमको दे दिया 100 वाट। फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर एक बल्ब दिया गया हमको। ठीक है, इस बल्ब का पावर हम मान लेते हैं हमको दे दिया है 60 वाट। ठीक है, और हम फिर कुछ दूर आते हैं और यहाँ पर हमें फिर से हमें एक बल्ब दिया जाता है। ठीक है बच्चे, ऐसे चिंगू चिंगू चिंगू। मान लेते हैं इस वाले बल्ब का पावर है 40 वाट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमको ओवरऑल 3 बल्ब दिए गए कि भैया हमको जो है 3 बल्ब यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको हम मान लेते हैं ये है 1, और इसको हम मान लेते हैं ये हमारी पहली बल्ब है, और इसको हम मान लेते हैं ये हमारी दूसरी बल्ब है। ठीक है, और हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारी तीसरी बल्ब है। ठीक है, मतलब हमको ओवरऑल कुल मिला के 3 बल्ब दिए गए हैं। ठीक, अब तीनों का पावर दे दिया। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बताओ तीनों बल्ब में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ कौन सी बल्ब जलेगी। ठीक है भाई, मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ कौन सी बल्ब जलेगी। ठीक है, मतलब कि ब्राइटनेस ऑर्डर बताओ। मान लेते हैं इसका ब्राइटनेस W1, इसका ब्राइटनेस W2, इसका ब्राइटनेस W3। तो हमसे पूछा W1 और W2 और W3 का ऑर्डर बताओ। ठीक है, इस बल्ब का ब्राइटनेस W1, या फिर यहाँ लिख लेते हैं इस बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो W1 है, और इस बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो W2 है, और इस वाले बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो W3 है। तो हमसे पूछा कि बताओ इन तीनों बल्ब में किसका W ज़्यादा है। ठीक है, मतलब किसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में पढ़ते वक्त कि भैया पावर का फॉर्म, देखो पावर से कहानी बताएंगे। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। कहने का मतलब कि भैया हमारे बल्ब का पावर जितना ही ज्यादा होगा उस बल्ब का ब्राइटनेस उतना ही ज्यादा होगा। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये देख रहे हैं 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट, तो इसका ज़्यादा। ऐसे नहीं, इसको लगाने का एक तरीका होता है। इस पावर से नहीं लिखा है तो वो कर दिए, नहीं। देखो ध्यान से क्या कहता है, कॉन्सेप्ट होता है। हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सब के सब 220 वोल्ट पर हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम कन्वेंशनली मानते हैं, कन्वेंशनली हम लेते हैं कि हम 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो भी वोल्टेज दिया गया है मान लेते हैं वो 220 वोल्ट के लिए है। जैसे भी दुकान पे जाए बल्ब लेने, तो दुकान से जब बल्ब लोगे तो बल्ब के जो ऊपर कवरिंग होते हैं उस पर लिखा होता है ना कि 220 वोल्ट एट 100 वाट या समथिंग समथिंग। मतलब अगर 220 वोल्ट दोगे वोल्टेज तब जाके 60 है, सो भी उस पर पावर लिखा हो, 100 वाट का पावर देगा, 60 वाट का पावर देगा। ठीक है, किस पर, 220 वोल्टेज पर। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि हर उसे 220 वोल्टेज मिले, कम ज़्यादा मिलेगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कम पावर देगा। कहने का मतलब कैसा भी बल्ब हो, जब तक अगर उसको 220 वोल्ट का पावर दोगे तब जो भी
पावर के लिए बनाया गया है। मान लो जैसे दुकान पे गए तो वहाँ लिखा है 60 वाट देगा 220 वोल्ट पर, तो अब तुम घर लाए 220 की जगह तुम 250 वोल्ट पर सेट कर रहे हो, तो पावर कम ज़्यादा होगा। मतलब 220 वोल्ट पर ही वो 60 वाट देगा, अगर 60 वाट का बल्ब लिखा है वहाँ पर। मान लेते हैं कि भैया इस पर हमने अप्लाई किया है 220 वोल्ट, ठीक है, तो भैया इस पर हमने 220 वोल्ट अप्लाई किया, और इस वाले बल्ब को भी हम मान लेते हैं कि भैया ये हमारा 220 वोल्ट पर अप्लाई हुआ, और इस वाले बल्ब को भी हम मान लेते हैं कि 220 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया, पावर रेटिंग वाला वोल्टेज। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। भैया वोल्टेज का स्क्वायर कर दो और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक कहानी और, इसके रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1, इसके रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R2, और इसके रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R3। यहां से अगर फॉर्मूला देखें रेजिस्टेंस के लिए तो कितना होगा, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकल के आएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो काम क्या करते हैं, पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस, दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस और तीसरे वाले बल्ब के रेजिस्टेंसेस को निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमने जब R1 निकाला तो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन P, वोल्टेज कितना 220, तो ये हो गया हमारा 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है भाई 100 वाट। तो भैया ये हो गया पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक, अब हम देखेंगे दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना भैया R2 है। अब अगर R2 को हम देखें तो यहाँ क्या करेंगे, 220 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 220 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई कितना पावर है 60 वाट, तो इसको हमने भैया 60 लिख लिया। फिर हम यहाँ पर आए तो हमको एक और बल्ब मिला और इस बल्ब के रेजिस्टेंस को हमने R3 माना हुआ है। ठीक है, तो कहानी क्या बनेगी भैया कि R3 इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन B, यानी वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे और जो भी जितना भी पावर होगा उस बल्ब का उस पावर से डिवाइड कर देंगे। तो वोल्टेज अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना भाई 220 वोल्टेज है। कहने का मतलब कि तीसरे बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी V स्क्वायर अपॉन P। भैया V कितना है 220 का स्क्वायर, और पावर कितना है भाई 40 वाट है। भैया मतलब 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो सारी कहानियां बनती चली जाएंगी। भैया V स्क्वायर अपॉन P से तीनों का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हम एक काम करते हैं, तीनों के रेजिस्टेंसेस में देखते हैं किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। सर इतना बड़ा क्या सॉल्व करोगे, एक कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में दिखाया था ना, वही यहाँ भी लगाएंगे कि मान लेते हैं भाई यहाँ पर क्या है 18 है, ऊपर नीचे 4 रख दो, समझो, फिर से ऊपर 18 रखो कांस्टेंट वैल्यू। जैसे यहाँ देखो ऊपर 220 ऊपर 220 ऊपर 220, तीनों में ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम है, बाकी डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो यहाँ डिनोमिनेटर मान लेते हैं हम 2 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, किस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है, इस वाले फ्रैक्शन का। अब एक काम करो, अगर तुम 4 से 18 को काटो तो कितना आएगा भैया, सॉरी यहाँ 16 ले लेते हैं तब दोनों को कटेगा ना। मान लेते हैं यहाँ 16 है और यहाँ पर भी 16। अब अगर देखो काटोगे तो 4 4 से 16 बार में जाएगा, और यहाँ से ये 2 और ये जाएगा 2 8 जा 16। ध्यान दे रहे हो, मतलब डिनोमिनेटर तुम्हारा जितना बड़ा है ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी इतनी छोटी आ रही है। हाँ, शर्त है कि न्यूमरेटर तुम्हारा सेम हो और दोनों से कटे। यहाँ वो होगा कहानी, वो हाँ देखो सेम बन रहा है ऐसा। मतलब यहाँ पर देखो जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी रखी ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी बढ़ करके आई, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ चिपकाएंगे। यहाँ पर किस वाले रेजिस्टेंस में डिनोमिनेटर छोटा है 60 140, इस वाले का डिनोमिनेटर छोटा, इसका मतलब R3 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब तीसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो तीसरा वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट से देखो, ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा है भैया इसका, तो इसका मतलब R3 जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद इसका डिनोमिनेटर दूसरे नंबर पर है सबसे छोटे में, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी बीच में, मतलब इससे बड़ा होगा और इससे छोटा, यानी R3 इज ग्रेटर देन R2 और 100 तो भैया सबसे बड़ी डिनोमिनेटर की वैल्यू, इसका मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो ये बन गया इस तरीके से कंडीशन।
भैया तीसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर उससे कम दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस, फिर सबसे कम पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस। सर ये सब क्यों बताया? ब्राइटनेस बताने के लिए। देखो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो वोल्टेज अगर हम कांस्टेंट कर दें, वोल्टेज को अगर हम कांस्टेंट कर दें, समझ रहे हो बात को? देखो वोल्टेज को अगर कांस्टेंट रखो 220 वोल्ट जैसे सब में है, तो अगर हमने एक थ्योरम और पढ़ा था कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है और उसको इक्वल के उस साइड कोई टर्म है तो वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। कहने का मतलब यहां से क्या बनेगा? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पावर को जितना ज़्यादा हम बढ़ाते हैं उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या है? जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें, पंखा, कूलर, टीवी, मोटर, बल्ब जो है, ठीक है भैया, वहां पर क्या होगा? पावर को हम जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पावर को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाता है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस उतना घटता जाता है। या फिर दूसरी भाषा में समझे तो रेजिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे पावर उतना ही ज़्यादा घटता जाएगा। तो वही थ्योरी यहाँ पर लगाते हैं कि तीसरे बल्ब का अगर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो तीसरे बल्ब का पावर सबसे कम होगा। तीसरे बल्ब का पावर सबसे कम होगा। क्यों भाई? क्योंकि रेजिस्टेंस और पावर में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर तीसरे बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तो इनवर्स का मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा पावर उतना कम, तो उसका मतलब P3 तीसरे बल्ब का पावर सबसे कम, फिर उससे कम तुम्हारा दूसरे वाले बल्ब का पावर, और फिर P3 का सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद P2, ठीक, और उसके बाद P1 का जो है पावर सबसे कम होगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखो जब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा था तो पावर भी सबसे ज्यादा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, फिर देखो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा था तीसरे बल्ब का तो इसका पावर सबसे कम होगा, फिर इससे ज्यादा होगा P2 का, और सबसे ज्यादा पावर होगा P1 का। मैं गलत बोल रहा था कि उससे कम नहीं, मतलब सबसे ज्यादा पावर किसका होगा? पहले वाले बल्ब का, फिर उससे कम पावर P2 वाले बल्ब का, फिर उससे कम पावर P3 वाले बल्ब का। यानी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। मैंने एक चीज गलत बोल रहा था कि P2 का उससे कम नहीं, P2 का ज्यादा होगा ना P3 से, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। तो क्या इसको इस तरीके से देखो कि पहले वाले बल्ब का पावर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम दूसरे वाले बल्ब का पावर, फिर सबसे कम तीसरे वाले बल्ब का पावर। क्योंकि तीसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तो तीसरे वाले बल्ब का पावर सबसे कम होगा, फिर उसके बाद P2, फिर उसके बाद P1 सबसे ज्यादा। P1 पहले वाले बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो यहाँ पर पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो ये थ्योरी यहाँ पर बन के आई कि भैया P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। अब देखो ब्राइटनेस निकलेगी। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, कि पावर को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ब्राइटनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें भाई, तो जो तीसरा वाला हमारा पहला वाला बल्ब है इसका पावर सबसे ज्यादा है, और जैसा कि हमने रिलेशन क्या देखा भाई कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। यहाँ देखो पावर जितना बढ़ाएंगे बल्ब का ब्राइटनेस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। इसका मतलब अगर पहले वाले बल्ब का पावर सबसे ज्यादा है तो पहले वाले बल्ब का ही ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा होगा, और ब्राइटनेस को हमने W1 नाम दिया, यानी W1 सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले बल्ब का पावर तीसरे वाले बल्ब के पावर से कम है, लेकिन पहले वाले लेकिन क्या बोलते हैं, तीसरे वाले बल्ब के पावर से ज्यादा है, सॉरी कम नहीं है, ज्यादा है। देखो यहाँ P3 से ज्यादा है ना, मतलब दूसरे वाले बल्ब का पावर तीसरे वाले बल्ब के पावर से ज्यादा है लेकिन पहले वाले बल्ब के पावर से कम है। इसका मतलब ये बीच में कहीं रहेगा, मतलब पहले वाले से ज्यादा और पहले वाले से कम और तीसरे वाले से ज्यादा। फिर सबसे कम पावर किसका है? तीसरे वाले बल्ब का। इसका मतलब सबसे कम ब्राइटनेस भी किसका होगा? तीसरे वाले बल्ब का, ठीक है। ये देखो W3, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ पहला वाला बल्ब जलेगा, फिर उससे कम ब्राइटनेस के साथ दूसरा वाला बल्ब जलेगा, और फिर सबसे कम ब्राइटनेस के साथ तीसरा वाला बल्ब जलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ कौन जलेगा? सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला था पहले, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ पहला वाला बल्ब जलेगा, फिर उससे कम ब्राइटनेस के साथ दूसरा वाला बल्ब जलेगा, फिर सबसे कम ब्राइटनेस के साथ तीसरा वाला बल्ब जलेगा। यानी ये आ गया भैया ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। सुन लो कि नहीं, देखो यार नोट करो इसे, ठीक है।
1 2 3 4 बल्ले भाई नोट करो, नोट करो, मैं इसीलिए हटा भाई। 1 2 3 4 हो गया, समझ में आया सवाल पक्का? तो भाई इस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं कि कैसे कैसे हम कहानी को बनाते हैं और क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलो बिठा दें, चलो भाई ये था हमारा। अब देखो यार, आज लास्ट क्वेश्चन सीरीज है इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी पर। इसके बाद हम शुरू करेंगे मीटर ब्रीज का टॉपिक। ठीक है, कि आखिर ये मीटर ब्रीज क्या होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रीज, उसके बारे में डिस्कस होगा। एक काम करता है ना, जो हमने पिछले फॉर्मूले बताए थे उसको यहाँ पर एक बार डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि अब लास्ट लेक्चर है, सारे न्यूमेरिकल्स भी तकरीबन तकरीबन हो चुके हैं, एडवांस, कॉम्प्लेक्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ हो गया। तो आज थोड़ा सा ना पीछे चल के रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे फॉर्मूले बने थे। और अगले लेक्चर, अभी देखो 12 से 13 लेक्चर आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर अभी भी, तो वो भी देख लेते हैं इसको हम। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह बचा है बस। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डिराइव कराया है इसको पिछले लेक्चर्स में, क्या कि पावर होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। कि मतलब किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज है और किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा पावर निकल के आ जाता है। मतलब पावर इक्वल टू होता है भैया वोल्टेज इनटू करंट। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कि वोल्टेज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। कहने का मतलब करंट को अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमें वोल्टेज देता है। इसका मतलब अगर इस ओम्स लॉ को हम इस वाले इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, V अपॉन R। अब अगर हम क्या करें पुटिंग, मतलब कि हम अगर I की वैल्यू जो कि कितनी दी गई है, I की वैल्यू हमको दी गई है V अपॉन R, पुटिंग I इक्वल टू V अपॉन R इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को अगर हम पुट करें इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I की जगह V अपॉन R, तो V अपॉन R, तो यहां निकल करके आता है V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। एक और फॉर्मूला हम निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू क्या है, I अपॉन R। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम क्या करें, अभी तो हमने I इक्वल टू V अपॉन R पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, अब हम एक काम करते हैं V इक्वल्स टू I R पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग V इक्वल्स टू I R, पुटिंग V इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, ये सब बताया, थोड़ा सा डिराइव करें दोबारा। ठीक है, तो यहां से पावर की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज कितना है, I इंटू आर पुट करेंगे यहां से, तो I इंटू आर इंटू आई, एक और है I, तो आई आर इंटू आई, मतलब देखो V की जगह आई आर, एक और I, तो आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हमने बताए थे ना, कि एक होता है पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, एक होता है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी अगर पावर और ब्राइटनेस का कंपैरिजन पूछे और वहां पर अगर हमारे बल्ब पैरेलल में दिख जाए, मतलब कि सब बताया है लेकिन सुन लो, मान लो जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या, यहाँ मान लो तुम्हारे पास दो बल्ब दिए गए हैं। ठीक है भैया, ये एक बल्ब है और फिर नीचे आते हो, फिर तुमको एक बल्ब दे दिया गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों बल्ब तुम्हारे कैसे हैं, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, अगर ध्यान से देखो तो दोनों बल्ब तुम्हारे पैरेलली कनेक्ट हैं। ध्यान देखो, सीधा पता चल रहा है कि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। और जब भी तुम्हारे बल्ब भाई पैरेलली कनेक्ट हो और वहां पर ब्राइटनेस वगैरह पूछे तुमसे, ठीक है, वहां पर ब्राइटनेस का ऑर्डर पूछे, पावर का ऑर्डर पूछे, तो कोशिश करना ये पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R से सारी कहानी बन जाती है। उसी जगह अगर हम दो बल्ब लें, दोनों ही बल्ब सीरीज में रखें ठीक है, तो वहां पर हम कोशिश करते हैं पावर और ब्राइटनेस वगैरह की ऑर्डर निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट जाता है दोनों बल्ब में, तो इससे क्या होता है, I की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब R भी ऊपर, पावर भी ऊपर, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टेंस के। कहने का मतलब पावर उतनी ज्यादा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस।
इसका मतलब सीधा सा बात है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस भी होता है, तो पावर जितनी ज़्यादा होगी इस केस में, ब्राइटनेस भी उतनी ज़्यादा होती है सीरीज वाले केस में। देखो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि इस केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे ब्राइटनेस भी उतनी ज़्यादा होती है और पावर भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इस केस में कुछ इस तरीके की कहानी बनती है। यहाँ पर देखोगे तो वोल्टेज को कांस्टेंट ले लोगे और आप नीचे है पावर ऊपर, तो यहाँ पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब कि ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा, माना हाँ पावर तो उतनी ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस और पावर डायरेक्टली होंगे, लेकिन रेजिस्टेंस उतना ही कम होना चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा ब्राइटनेस, पैरेलल के केस में। यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा ब्राइटनेस उतना ज़्यादा। एक तरीके से देखो तो पैरेलल और सीरीज में कहानी रेजिस्टेंस के ऊपर ही घूम रही कि पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे पावर उतनी ज़्यादा घटेगी, और अगर पावर जितनी ही ज़्यादा घटेगी ब्राइटनेस भी उतनी ही ज़्यादा घटेगी, क्योंकि पावर और ब्राइटनेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है कि भैया तुम बढ़े तो हम भी बढ़े और हम घटे, तुम घटे तो हम भी घटे, दोनों भाई भाई हैं। यहाँ पर दुश्मन है भैया, यहाँ पर रेजिस्टेंस को जितना बढ़ाओगे पावर उतना बढ़ेगा, और पावर जितना बढ़ता है ब्राइटनेस उतना ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, फिर इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, समझ आई कि नहीं कहानी कि ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा पावर उतना कम रेजिस्टेंस। मान लो जैसे ये बल्ब तुम्हारा है 2 ओमेगा का, ये बल्ब है 4 ओमेगा का, ठीक है, छोड़ो ये सब, ऐसे समझ गए होगे कहानी को। तो ये सारी कहानियाँ बनती हैं। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, यहाँ अगर भी वोल्टेज अप्लाई है तो यहाँ पर भी वोल्टेज अप्लाई है। यहाँ क्या होता है, यहाँ करंट सेम होता है, यहाँ आई करंट जा रहा तो यहाँ इस वाले बल्ब में भी आई करंट जाएगा। ठीक है, तो इसके ऐसे हमने सवाल को देख लो, इसे 1 2 3 4 भाई समझा दिया, दोबारा था सवालों में लेकिन समराइज कर दिया कि चीज़ों को समझो। सवाल लगवाए भी हैं इस पर, तो ज़्यादा चिंता ना, देख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, सब बताया है, थोड़ा सा हमने रिकैप करा दिया कि समझ में आए चीज़ें। ठीक है, सवाल इस पर लगवाए थे, कॉन्सेप्ट भी बता दिए। ठीक है, और हमने यार देखो एनर्जी वगैरह के लिए भी फार्मूले निकाले थे ना कि भैया और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उसको हमने देखा हुआ था। तो भाई ये था देखो पावर ओवर के ऊपर की सारी कहानी, जहाँ पर हमने नई नई चीज़ों को देखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? पक्का? देखो एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा था ना, एनर्जी के लिए हमने चीजें पढ़ी हुई थी, इसको हम ई से डिनोट करते थे। एनर्जी इक्वल टू क्या होता था, पावर इनटू टाइम, कि भैया कितना अमाउंट ऑफ पावर डिसिपिएट मतलब डिस्ट्रॉय, नष्ट, कितना अमाउंट ऑफ पावर डिस्ट्रॉय हो रहा, ठीक है, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा एनर्जी निकल के आता था, पावर इनटू टाइम। समझ में आ गई? या फिर इसे ऐसे लिखते थे कि पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, समझ में आ गई? तो अगर देखो इस वाला जो ये वाला पावर का फॉर्मूला आया वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर यहाँ पुट करें पावर की वैल्यू हम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर पुट कर देते हैं, इनटू टाइम है पहले से, तो टाइम, तो एक ये फॉर्मूला एक एनर्जी के लिए और एक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है इस फॉर्मूले से। एनर्जी इक्वल टू क्या है, सॉरी पावर इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर आर, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब यहाँ से पावर की वैल्यू उठा के रखते हैं, पावर की वैल्यू कितनी मेरे भाई, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम, वो पहले से है तो टाइम, तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है एनर्जी के लिए जो कि हमारा होता है भाई आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो भैया यहाँ पर एनर्जी के भी 2 फॉर्मूले निकल कर आते हैं, एक आता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, एक आता है ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो भाई ये सब बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के ऊपर ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मीटर ब्रिज हो गया, कन्वर्टिंग एमीटर गैल्वेनोमीटर वगैरह की कहानियाँ हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी ये सारी कहानी से देख लो, 1 2 3 4 नोट करो भाई, 1 2 3 4, समझ गए? देखो ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी खत्म, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 44वां लेक्चर था, 44th लेक्चर।
अब हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, कन्वर्टिंग एमीटर, गैल्वेनोमीटर वगैरह की कहानी, या वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, जो भी एमीटर। तो अभी हमारे पास 8, 10, 12, 13, 14 इतने लेक्चर आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यारी जिंदगी। चलो।